अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर के साथ मैं हूं अलीना इलियास। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है। लाहौर का मौसम कैसा है? आज काफी ठंड है मेरे ख्याल में। आपकी वालदा ठीक है? कल छुट्टी करना पड़ी आपको इसके लिए? हाँ जी, बस दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत दे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, जब अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर तो लाइन ऑफ कंट्रोल की है जी। एक लिहाज से कहा जाए कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर बनती है, कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बनती है। वो जो एक डेफिनेशन दी जाती है खबर होती क्या है, तो अब तो इतना रूटीन का मामला हो गया है। ये कुत्ता तो रोज काटता है, इसकी खबर नजर नहीं आती कि क्या इसमें कहा जाए कि खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हद से बढ़ गई है। पहले वो उसने दावा किया कि वो हमारे इलाके में स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि एक अहमकाना किस्म का दावा था, मसका तेज दावा था। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया ने कहा भी क्या तुम्हें स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक का मतलब ही आता है कि नहीं आता है? कई बरस से इसको इस्तेमाल किए जा रहे हो, समझते हो कि ये हम ये कर देंगे, यूं कर देंगे, लेकिन नतीजा उसका जो होता है वो मुख्तलिफ निकलता है। अब दूसरी बात उन्होंने कहना शुरू कर दी, जगह जगह लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमले करते थे, अब पीछे शहरियों पे हमले करने शुरू कर दिए। ये वर्किंग बाउंड्री पे, यानी कि सियालकोट के साथ जो जम्मू का इलाका मिलता है, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो पीछे हमले भी करते आ रहे हैं और सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं। अब बस को टारगेट कर दिया, जख्मियों को उठाने के लिए आए तो एम्बुलेंस को टारगेट कर दिया। ये तो यकीनन कोई भी हुकूमत अपने शहरियों का कत्ल इस तरह बर्दाश्त नहीं किया करती, और भारत को अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ये कोई खेल नहीं है कि आप शहरियों पे हमला कर देंगे, आप लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी कर देंगे, बैठ जाएंगे। उसमें यह भी हुआ कि 11 अफराद हमारे शहीद हुए हैं, 3 फौजी भी, जिनमें एक कैप्टन शामिल है। जवाब में जो फायरिंग हुई है, दुरुस्त बात है कि 7 बंदे हमने उनके मार दिए, जहां गोलाबारी से उनका नुकसान हुआ है। वो अपना नुकसान जाहिर नहीं करते। जब से हमारे आर्मी चीफ ने यह कहा है कि वो अपने वर्दी वालों का नुकसान जो है, उनकी जानों का ज़िया, वो जाहिर नहीं करते। भारत ने कुछ बयान देने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने कहा था कि 44-45 लोग मारे गए इस चक्कर में, अब उससे ज़्यादा होंगे, 50 से ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन भारतीय मीडिया ने अभी 11 अफराद का एतराफ़ किया है कि वो मारे गए, यानी फौजी उनके जो वर्दी में थे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठकर हम पर बमबारी कर रहे थे या फायरिंग कर रहे थे, उसके नतीजे पर इतने लोग जो है जाँ बहक हुए हैं। तो नहीं कहूँगा मारे गए हैं, हो सकता है बेचारे कोई मुसलमान भी हो। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम उस आबादी पर बमबारी नहीं कर सकते, हम उस आबादी में फायरिंग नहीं कर सकते। सरहद के साथ साथ जो लोग बसते हैं मुसलमान हैं, हमारे हम मजहब हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, जो वो लोग हैं जो कश्मीर की आज़ादी के कायल हैं। क्या हम अपने ही भाइयों पर गोलाबारी करेंगे? वो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है, वरना उसकी ये मजाल कि वो इन सरहदों की तरफ मेरी आंख से देखे और फिर बच के निकल जाए। कि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। आर्मी चीफ ने भी, राहील शरीफ ने सख्त बयान दिया है, अगरचे वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सब कोर कमांडरों के इजलास में भी बात की और सबको कहा कि भाई तैयार हो, ये हम इसका जवाब सख्ती के साथ दिया जाए, कोई नरमी ना दिखाई जाए इस मामले में। वो गालिबन शायद इस चक्कर में होंगे कि आर्मी चीफ एक तब्दील हो रहा है, ट्रांजिशनल फेज है, इसमें कोई हम कुछ मुहिम जुई कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ जो हमारे वजीर दफा, उन्होंने बात दुरुस्त कही है। आमतौर पर कहा जाता है कि वजीर दफा हमारे यहाँ उसकी बात का कोई बहुत ज्यादा, उन्होंने बड़ी वजनी बात की, मैं ये कहता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बात यह है कि भाई इससे बड़ी जंग छिड़ सकती है। यानी आपके मजाक में तो नहीं मैं कहूंगा, आपकी इन हरकतों से, इन शरारतों के नतीजे के तौर पर अगर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया और सख्त रिटेलिएट कर दिया तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। बड़े सब्र और तहब्बल के साथ इस पूरी सूरत हाल को बर्दाश्त किया जा रहा है और देखा जा रहा है। भारत को इसका अंदाजा होना चाहिए और उसको अपने मामला को बेहतर करना चाहिए। राहील शरीफ साहब के जो विजिट हैं, अलविदाई वो जारी हैं, वो कोयटे भी कराची गए। उन्होंने देखे कराची एक बड़ा कारनामा गिना जा सकता है, क्योंकि ये तो था कि वजीरिस्तान में जा सकते हैं, जनूबी वजीरिस्तान में जा सकते हैं, वहां कार्रवाई करनी है, दहशतगर्दों के खिलाफ करनी है, पूरी जमीन को खाली कराना है और उसको फिर एक तरह कोम्बिंग करनी है कि जो भी वहां कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज मौजूद है उनको उससे पाक किया जाए। लेकिन कराची तो एक शहर है और छोटा मोटा शहर नहीं है, दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है
और उसकी आबादी तो फैली हुई है दूर दूर तक, और उसकी गलियां, ऐसे इलाके भी हैं, गलियां तंग हैं, दुश्वार गुजार हैं, जहां छुपने वाला दुश्मन पहचाना भी नहीं जा सकता। याद है ना, पुलिस ने लियारी में ऑपरेशन किया था और उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों तक को निशाना बनाया था। ऑपरेशन विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि विड्रॉ इसलिए करना पड़ा वरना कैजुअलिटी ज्यादा होती। अब हम दुश्मन के इलाके में तो है नहीं कि जैसे इसराइल करता है, गजा की पट्टी में बमबारी करता है या वेस्ट बैंक में, वो जहां से होता है पूरे इलाके को अगर मस्मार करने का इरादा रखते हैं तो दूसरी बात है। अपने मुल्क में आप ये नहीं कर सकते। कराची का ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, यह भी कहा जा रहा था असले के ढेर हैं, निकले आप देखें ना जी, गटर्स में छुपाए हुए ऐसे मिसाइल निकले हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक निकले हैं, जैकेटें, खुद कुछ हमले जगह जगह डंप हुआ है। पुराने ज़माने में 10 साल पहले, 8 साल पहले तो ये था, कहा जाता था कि लांचें आती हैं कराची के साहिल पर, वो असला छोड़ती हैं और सुबह वो गायब कर दिया जाता है। या कहा जाता था कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से असला आता है, बलूचिस्तान से गुजरता है या सिंध से गुजरता है, पंजाब से यकीनन गुजर के आता है और यहाँ पहुँच जाता है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। ये क्या हो रहा है मुल्क में, ये सवाल उठाए जाते थे। अब तो समझ नहीं आती कि वो असला जो छुपाए ना बने वो किस तरह यहाँ मौजूद था। ऐसी सूरत में ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था, टारगेट किलिंग हो रही थी, लोग मजबूत थे, जासूसी का निज़ाम यानी कि ये जो ज़ेर ज़मीन तंजीमें हैं बहुत ही मजबूत था। आपको घर बैठे खत मिल सकता है कि आपके बेटी फलां जगह पढ़ती है, बेटा फलां करता है, और देखिए अगर आपको ज़िंदगी अजीज़ है तो आप फलां ये भत्ता की चिट्ठे इतने पैसे चंदे के तौर पर आप भिजवा दीजिएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, खुल्लम खुला दांदरी, भत्ता वसूल किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। इन्होंने जिस तरह कराची में ऑपरेशन किया है और उसको लेकर चले हैं, वो एक मार्वलस कारनामा है। ये कहा जाता है कि MKM को रिप्लेस करने, पोलिटिकल रिप्लेसमेंट के लिए जो एफर्ट्स हुई हैं वो शायद इतनी सूदमंद नहीं है, लेकिन एक तजिया यही है कि इसी तरह की कन्फ्यूजन पैदा करके आप सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधी डायरेक्ट कार्रवाई करते तो उसका नतीजा ज़्यादा अच्छा सियासी तौर पर ना होता, मुस्बत ना होता। कराची का ऑपरेशन, वजीरिस्तान का ऑपरेशन, बलूचिस्तान का ऑपरेशन, कई चीज़ें हैं जो उनके कैरेक्टर बनती हैं। आज आर्टिकल्स भी हैं उन पर आए, आना शुरू हो गए हैं। अब लोगों ने ज़रा बात कहनी शुरू कर दी है कि ये जा रहे हैं, बल्कि लगता यह था कि जैसे ये तो जाने के लिए आई नहीं है, यानी तासुर दिया गया था। पूरा अरसा उकसाया भी गया कि फौज को मुदाखलत करनी चाहिए, फौज को कुछ करना चाहिए, या सियासतदान लूट गए, जमहूरियत का बट्टा बैठा दिया, आप आए वह जमहूरियत की आबियारी करें। लेकिन रहील शरीफ इन पूरे प्रोसेस में बड़ी खुश उसलूबी के साथ आगे निकले हैं और बढ़ते हुए इस मसले पर पहुंचे हैं कि आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं जी। अच्छा, ये तो एक सूरत है जो लाइन ऑफ कंट्रोल और फौज के हवाले से हमारे यहाँ है और बहुत सी बातें ज़ाहिर करती हैं। अच्छा, जो इंडिया की सूरत हाल है, उससे इमरान खान ने भी कहा कि बड़ी जंग हो सकती है, भाई आप इससे बाज आ जाएं, इंडिया को उससे टोका है और ये अच्छी बात है, कम से कम सियासत के बावजूद बात की है। और बाकी लोगों ने भी, खुर्शीद शाह ने, दूसरे लोगों ने भी इस बात को, फौज को सराहा भी है, उसके रोल को भी, और इंडिया को कंडेम किया है। इंडिया को यह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किसी भी जंग की सूरत में हमने अब यह किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो हमारे शहरी थे उनको हमने मुंतकिल किया है गालिबन 13 या 15 ज़िलों के लोगों को, और उनको मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में हमने जगह दी है। शायद पैसे वगैरह भी हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम और दूसरी बातें कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम आप सीरियस ले रहे हैं कि इंडिया हमारे इलाके में एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है और हमें अपने इलाके को उसके लिए तैयार करना चाहिए। जंग की सूरत में हमें अपनी शहरियों को कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करना चाहिए जी। अच्छा, अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि जो एक खासी एक अहम नुमाइश भी हो रही है डिफेंस की कराची में, शायद आज लास्ट डे है, सारी ट्रैफिक तलपट रही है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुमाइश हुआ करती है। कई मुल्कों के स्टाइल होते हैं डिफेंस। अब वहाँ पता चला है कि तुर्की ने पाकिस्तान से कि 52 सुपर मशाक खरीदने का माहदा किया है। सुपर मशाक अगर 52 खरीदे जा रहे हैं तो उसका मतलब इट्स अ बिग डील। हम अपने कोशिश में हैं कि F-17 थंडर तैयारों के भी कोई गाहक में मिल जाए, छोटे मोटे मिले हैं 4, 7, 6, 3 जहाज़ों के, लेकिन कोई बड़ा गाहक मिल जाए, हम उन तैयारों को अगर फ़रोख्त कर सकें तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन सुपर मशाक तैयारों की फ़रोख्त भी बड़ी अहम बात है। और यूक्रेन से आमतौर पर हमारे जो अल-खालिद टैंक है उसका इंजन आया करता था, अब भी यही कहते हैं कि वहीं से आएगा। रूस से अभी ताल्लुकात बेहतर होने के बावजूद इंजन जो है यूक्रेन से ही आएगा, लेकिन उसमें जो सिस्टम और इंजन है उसके हवाले से भी यूक्रेन से भी यहाँ कोई माहिदा तय पाया है। हमने कोई और बहुत से माहिदे किए हैं जिनकी खासी तादाद बताई जाती है
जो 13 माहिदे शायद हुए हैं, जिसके जरिए से हमारी डिफेंस प्रोडक्शन बाहर जाएंगी, जहां हमें उस सिलसिले में कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा जी। एक बढ़ती हुई सूरत हाल है। दूसरी तरफ वो महाज जो सियासी महाज है, उसमें आज खबर है कि जी पहले आई कि नईमुल हक को हटा दिया गया है तर्जमान के तौर पर, जहांगीर तरीन ने जारी कर दिया नोटिस, और फवाद चौधरी को बना दिया जी। फवाद चौधरी साहब बड़े हमारे मज़ेदार आदमी हैं और वो मीडिया के साथ डील करना, खुद अब तो मीडिया का हिस्सा भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन वो एक तजर्बा दबंग किस्म का अंदाज शायद इख्तियार करना। नईमुल हक शायद अभी उनको रास नहीं आ रहे पीटीआई को कि उनको तर्जमान इनको बुलाओ, खासतौर पनामा लीक्स पर। तो फिर आया कि नहीं, वो नईमुल हक को हटाया नहीं गया, वो सेक्रेटरी इत्तलात बदस्तूर रहेंगे। ख़ास तौर पर इस मामले पर तर्जमानी के काम जो है फवाद चौधरी सुपुर्द कर दिया गया है। लगता यह है कि तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर रही है। उन्होंने अहमद खान को इस केस से हटाया है, नईम बुखारी को आगे किया है, बाबर अवान को किया है, और साथ ही ये है कि अब फवाद चौधरी आए हैं। ये फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अगर आप एक तरफ सुलह सफाई की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ आप दलाइल के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उसकी कहानी और होती है। लेकिन मुकदमे को एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और एक पोलिटिकली फजा पैदा करना चाहते हैं, जो भुट्टो साहब ने आप के केस में भी की गई, पीपल्स पार्टी ने की थी, और जो काउंटर प्रोडक्टिव हुई, हर बार काउंटर प्रोडक्टिव नहीं भी हुआ करती। कभी कभी मुकदमे इस तरह सियासी हाइप क्रिएट करके हो सकता है कि अदालतों में आप हार जाए, लेकिन अवाम की अदालत में सुरखरू हो जाए। हो सकता है इसका उल्टा असर पड़े और कोई फ़ायदा ना हो, ना वहाँ हो, ना यहाँ हो, ना दीनी मिले, ना दुनिया ही मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन बड़ी एक तेज़ी के साथ ये सारी तब्दीलियाँ आइंदा तारीख से पहले कर ली गई हैं, और आइंदा तारीख जो है, अब उस वक़्त एक तवक्कुल पैदा की जा रही थी कि शायद ये आर्मी चीफ जाते जाते इस हुकूमत को ठुड्डा मारते जाएंगे, वो भी अब तकरीबन दम तोड़ चुकी है। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत बनती है, अदालत अपनी कार्रवाई किस रुख पे चलाती है, क्या रुख इख्तियार करती है, ये भी दिसंबर का महीना बहुत अहम है। हुकूमत अपनी तैयारी में है, पीटीआई खास तौर पर अपनी तैयारी में है। अब जिन का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, पीटीआई का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, यही है। पिछले दिनों आपने देखा हुआ है आपके यहाँ टीवी नहीं आ रहा, केबल नेटवर्क ने हड़ताल की हुई है। वो डीटीएच जो एक सिस्टम है, वो जो आपके घर पे डायरेक्ट आपको ला सकता है, आपने एक आला लगाया और टीवी जो है डायरेक्ट आपके यहाँ आ गया। अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया केबल्स पे, वो कहते हैं हमारा क्या बनेगा, ये बताओ ना, कोई तय तो करो। आप बोल ही दे रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में वो सिस्टम चलता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हमने आके बढ़ना है, ये रुकना तो नहीं है। लेकिन इसको देखिए, हमने पूरे ये जो हमारी गैस होती है, सीएनजी जो है, इसको पूरे मुल्क में कहना शुरू कर दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान में इसका होता है। वाह वाह, बल्ले बल्ले, हम नंबर 1 पे आ गए। जगह जगह उसके स्टेशन कायम कर दिए गए। इधर पेट्रोल पंप लगा हुआ, उधर वो स्टेशन लगा हुआ है। पेट्रोल इतना महंगा था कि लोग उसके बजाय उसे इस्तेमाल करते थे। एक पूरी एक मईशत इकानमी बन गई। दिल्ली में भी सुना वो गैस इस्तेमाल होती है, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल ज्यादा की जाती है। जहां हमने उसको बड़ा फैला दिया, जब फैल गई तो हमने कहा जी इस पर पाबंदी लगा दी। हफ्ते में 2 दिन गैस मिलेगी, हफ्ते में 3 दिन ये होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होने के बाद बहुत सारे हैं, सरकारी शोबे में भी है, कायम होने के बाद आप उनको एक तरह का ऑब्सोलीट जो कर देते हैं, ये तकलीफ जो तो होता ही है। तो केबल ऑपरेटर्स की इतराज अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, और लेकिन इसके साथ ही अब इस सिस्टम को आना भी है। 4 बिलियन क्या सिर्फ एक सेक्टर में इसकी बोली है, और 4.62 की, और शायद ये बढ़ भी जाए और इसका बेहतर हो जाए। अच्छा, एक खबर आज और है बड़ी मजे की, जिसको बहुत हाईलाइट किया गया है कि असेंबली ने, बस काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे के बिल पास कर दिया है। असेंबली ने नहीं, काबीना, तो जिसमें स्पीकर को 2,05,000 रुपया महीना, और दूसरे वज़रा को 2 लाख, और बाकियों को शायद 1,80,000 मेंबरान को, वज़रा मुमलकत को, और 1.5 लाख जो है वो मिला करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर था इन जगहों पे तनख्वाह देने का, पैसे देने का, सैलरी देने का, वो बड़ा नॉमिनल था। हम इन्हें आवाम पे खादम ही कहते थे, खिदमत करने का काम भी करते, लेकिन फुल टाइम जॉब है। जो आदमी ये काम कर रहा है वो बाकी काम तो ज़िंदगी कर नहीं पाता। तो हमने उनके मरात और तनख्वाहें और दूसरी चीज़ें बहुत रखी हुई थी अजाजिए के तौर पर। अब लगता है कि ये फुल टाइम जॉब एक तरह का कंसिडर किया जा रहा है, या कंसिडर हो गया। अब उनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा होगी। दुनिया में होता है ना जी, ये आपके पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, कांग्रेसमैन होते हैं, सेनेटर होते हैं, जगह जगह जो भी होते हैं, उनके अपने ऑफिस होते हैं, वो ऑफिस मेंटेन करते हैं। अब शायद हम उस तरफ बढ़ रहे हैं
जब उस तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर मेंबरान की हाजिरी भी बढ़नी चाहिए, फिर बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस भी बढ़नी चाहिए। मैं ये एतराज़ नहीं करता कि अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया और आवाम वहीं के वहीं बैठे भूखे नंगे फलां, ये जो भी तकरीर शानदार की जा सकती वो नहीं मैं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी मराहत में इजाफा किया और बेहतर किया है तो आपको अपनी कारकर्दगी और अपनी मौजूदगी दोनों को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि ये नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें, बाहर मुजाहरे करते रहें, धरने देते रहें या कुछ भी काम ना करें, हाजिरी लगा के चले जाएं और आपकी कारकर्दगी सिफर दिखाई देती हो, आपका कोई स्टाफ ना हो, आपका कोई होमवर्क ना हो, तो ये बात ज़्यादा देर चलने की नहीं है और इस पर कुछ गौर करना चाहिए जी। एक छोटी सी खबर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मोटरवे पर एक गार्ड था या अफसर थे, उसने NHA के चेयरमैन को रोक दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो जो सड़कें बनाने का बादशाह था उसको रोक दिया कि तू ओवर स्पीडिंग कर रहा है। उस ओवर स्पीडिंग पर उसको जुर्माना हो गया, कुछ बहस हुई, जुर्माना अदा कर दी। आप पता नहीं क्या शिकायत की कि उसका ट्रांसफर दूसरे बंदे का अच्छा, ये हमारे यहाँ आम चलन है। खास तौर पर शिकायत तो हम लोगों को रहती है फौजियों से कि कोई किसी सिपाही ने एक चलान कर दिया, मालूम हुआ कि चलान करने वाले तो अहले खाना थे किसी जर्नैल के, मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था। यहाँ इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं कि वो सारा अपनी गार्ड लाए, बाकी को पटाई कर दी और फिर हमने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, कुछ पता नहीं चलता। अभी चंद दिनों के पहले कुछ कार्रवाई हुई। अब NHA का चेयरमैन वो भी आखिर में तुरम खान है, तोप चीज़ है, उसको आपने पकड़ कर चलान कर दिया। आपकी हिम्मत, उसकी सड़क पर चल रहे हैं, टहल रहे हैं अपनी सड़क पर और तुम चलान कर रहे हो उसका। तो बहरहाल उस पूरी सूरत हाल में उन्होंने कोई शिकायत की होगी, अब शायद वजाहतें आ रही हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, उनको वहां से तबादला वहां से ये कर दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये सारी बातें वो हैं, सारी फजाएं वो हैं जिन पर गौर करना चाहिए। हमारे मुल्क में अगर एक डिसिप्लिन आना है, नज़्म ज़ब्त आना है और इन चीज़ों को आगे बढ़ना है तो लाजमी है कि हम आगे अपनी ड्यूटी देने वाले लोगों पर, चाहे वो सिपाही हो और सामने उसका जर्नैल खड़ा हो, उसको उसकी ड्यूटी पर तारीफ करे, दाद दे। हमेशा बेचारे को बेदाद ही मिलती है जो अपने मामले में सख्त होता है। वो सब कई जगह हुआ है। एक वो नहीं, अभी कचहरी में दाखिल हो रहे, तलाशी ले ली उसने, भाई तलाशी क्यों ले ली, और उस पर भी मुकदमा और दूसरी बात का। तो ये सारी सूरत हाल हमें इस पर देखना चाहिए और अपनी बात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरी खबर मैं स्टील मिल के बारे में कहना चाहता हूं कि कहा गया कि उसका खसारा ये हो गया, सबको मालूम है। और अब देखिए, मैं आखिरी चेयरमैन जनरल कयूम जब इसके थे, आखिरी में इसलिए कहूंगा कि उस वक्त इसकी निजकारी हो रही थी, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कहा कि भाई निजकारी ना करें आप, और ये इसके है। मेरे पास 10 अरब रुपया मौजूद है जो खसारे में जा रही थी पर स्टील मिल, प्रॉफिट ला के 10 अरब से सारे कर्जे भी उतार दिए। यानी पॉसिबल है ना इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रॉफिटेबल बना दिया, पैसे उन्हें क्या अलाउ करे, इसकी मैं कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस करूं, कुछ चीजें करूंगा, इसमें आपकी प्रोडक्शन 1.1 मिलियन से बढ़कर 1.5 मिलियन पे चली जाएगी और जब उस पे हो जाएगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे अगर आपने बेचनी होगी। वरना फिर आप रूस से या दूसरे चीन से किसी की मदद के साथ इसको डबल एक्स की कर दें पैदावारी सलाहियत, तो ये मिल अपने पांव पे खुद खड़ी हो सकेगी और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। हमने तय कर लिया कि नहीं, हमने इसको बेचना है और इसमें कोई काम ना किया जाए। हालत यह है कि ना वहां रॉ मटेरियल आता है, ना मिल चलती है, खड़ी हुई जंग लग जाएगा भाई। रस्ट स्टेट्स का कल मैं जिक्र कर रहा था, अमेरिका की वो रियासतें जहां के कारखाने उखड़ गए हैं, वो दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। देखिए, हमारी अगर स्टील नहीं बनेगा तो स्टील तो आएगा, उसके लिए हम ज़रे मबाद सारी उम्र लड़ते रहे कि कलीदी सनत हमारे यहाँ एक स्टील मिल लगी है, उसको हम तबाह कर रहे हैं। अब उसकी निजकारी के लिए मनसूबे हो रहे हैं, अच्छा निजकारी करके दिखाएं। उसमें कभी सिंध गवर्नमेंट आती है कि जी हमारी ज़मीन हमें वापस करें, फिर कोई दूसरा आ जाता है कि ये जी आप यूनियन आ जाती है हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें। भाई आपको सब कुछ करना पड़ेगा, यह आपके गले में पड़ा हुआ है। आपने PI के हवाले से कहा कि हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, करके दिखाएं जनाब। और स्टील मिल जो है, और लोग कहते हैं आपका तो नवाज शरीफ का इशारा करके कि आप तो स्टील के कारोबार में मौजूद है, आपको तो पता है कि इस इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स क्या होती है, फिर ये स्टील मिल फायदे में क्यों नहीं चल रही। जो आप तो खैर साख डार देंगे या कोई और देगा, लेकिन बहरहाल स्टील मिल के बारे में फैसला यही है कि 3 महीने के अंदर इसकी निजकारी की जाए और इसके जो खसारे उसको ख़त्म किया जाए। अल्लाह करे कि ये हमारा जो सरमाया सासा इसमें है वो महफूज रहे और हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सकें। मेरे ख्याल में यही खबरें हैं आज की, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब। अच्छा, पहला आर्टिकल तो हामिद मीर का है और ये आर्टिकल है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रर। और भी लोगों ने इस मामले में लिखे, लेकिन मैं मुहतात 3 आर्टिकल को चुनकर इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो पहले तो उन्होंने लिखा कि ये वाकया तो पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हो गया, जब कायदेआज़म ने अपने आर्मी चीफ से कहा था कि कश्मीर में गड़बड़ हुई है, इस पर हमला कर दो, अपनी फौजें दाखिल कर दो वरना इंडिया आ जाएगा वहां। हमारे आर्मी चीफ ने यह बात मानी नहीं, गोरा था, अंग्रेज था, उसको बरतरफ कर दिया गया और उसके बाद दूसरे आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी आए। मेरा ख्याल वो जिस आर्मी चीफ का नाम है वो उस वक्त एक्टिंग आर्मी चीफ था, शायद ग्रेसी शायद गए हुए थे आकलैंग को मिलने के लिए। तो मुश्तरक उस पर एक प्रॉब्लम था उस वक्त हिंदुस्तान की फौज की मुश्तरका कमान थी, सब कॉन्टिनेंट की फौज की, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अगरचे अंग्रेज था, लेकिन जनरल आकलैंग को जो कि बड़ा मशहूर जर्नैल है और उस वक्त जो मुश्तरका हमारी अफवाज का कमांडेंट चीफ था, उसको जवाबदेह होता था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने उसके बाद आगे बढ़ा और किया, और फिर यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के तकर्रर का मसला आया तो इफ्तिखार खां को शायद मुकर्रर किया गया। इफ्तिखार नाम था शायद जनरल इफ्तिखार का। जनरल इफ्तिखार के साथ अगर ब्रिगेडियर शेर खान थे, वो बड़े 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 नोन है, उनकी बड़ी शोहरत थी और कहते थे नेक्स्ट आर्मी चीफ शायद वो भी हो सकते हैं अगर उनकी प्रमोशन हो जाए, ये मेजर जनरल इफ्तिखार के बजाय। वो दोनों ही जहाज में जो थे, जंगशाही के करीब हादसा हुआ था एक तारीखी, जिनमें दोनों मारे गए थे बेचारे। और उसके बाद अयूब खान का दौर आ गया, अयूब खान जर्नैल मुकर्रर हुए और अयूब खान कमांडर चीफ हुए। फिर वो वजीर दफा के तौर पर सिकंदर मिर्जा उनको एक्सटेंशन देते रहे और चलते रहे, और फिर अयूब खान से ही यानी कि उनको कैबिनेट भी शामिल किया गया, सारे माहिदों में वो मौजूद रहे। अमेरिका के शायद इंटरेस्ट पैदा हो गए थे उस जमाने में कि नेटो में, माहिदा बगदाद में, हर जगह आपको हमारा आर्मी चीफ बैठा नजर आएगा जो उस वक्त वजीर दफा था। तो उसके बाद शुरू हुआ जो सिलसिला, इनका कहना है कि जिस आर्मी चीफ को आपने पीछे सला के आगे लाए हैं वही कू का सबब बनता है। गुनवाई इन्होंने सारे पुरे मुशर्रफ, अली कुली खान थे उस वक्त, खालिद नवाज थे, उसके बजाय इन्हें बना दिया गया। इनका तज़किरा आता है। उसके पहले ज़ियाउल हक को 7 जनरलों को सुपरसीड करके बनाया अयूब खान ने, उनका तज़किरा आता है। तो ये सारी जो भी किस्से, जो भी कहानी है उसको देखा जाए। फिर आए जब हमारे नवाज शरीफ ने पहले टेन्योर में बनाया परवेज़ मुशर्रफ को, दूसरे टेन्योर में अब रहील शरीफ को बनाया। ये अगरचे सुपरसीड तो नहीं किया, लेकिन इनका नाम उस 4-3 की लिस्ट में नहीं था जिनके बारे में प्रमोशन की सिफारिश जनरल कियानी ने की थी। यहाँ तक ये कहानी दुरुस्त है, कहानी तो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप की उन्होंने बुनियाद से पढ़ी, इससे नहीं है, इससे पुरानी है। अंग्रेज वायसराय कहता था कि यहाँ फौज का जो कमांडेंट चीफ है जिसने हिंदुस्तान पे असल में कब्जा जमाया है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी बल्कि अंग्रेज की फौज थी जिसने यहाँ आके कंट्रोल किया और संभाला था। उस कमांडर चीफ का कहना यह होता था कि मेरे इख्तिदार है। तो वायसराय इसकी लड़ाई के दरमियान अंग्रेज ने तो बड़ा तरीका से इसको सॉल्व कर लिया था और इख्तियार ज्यादा कह दिया था कि वायसराय के पास है, लेकिन वो इसकी कमान में करेगा। लेकिन ऐसे हुआ, खुद सर जनरल भी हुए, जो बहुत सी काम करते रहे और बहुत सी दिखाते रहे। तकसीम से पहले, तकसीम के बाद की कहानी अब यही है। तो इन्होंने मशवरा दिया है कि हम जो लोग रोज नाम लेते हैं कि फलां जनरल सीनियर हैं 4, इनकी ये खूबियां ये खराबियां हैं, ये बयान करते हैं और कहते हैं कि कौन इनमें होना चाहिए, ये हमें बहस नहीं करनी चाहिए। हमें नाम तो देना चाहिए, सीनियर मोस्ट हैं, उनकी खूबियां खराबियां बयान नहीं करनी चाहिए। अब मैं की बात तो ठीक कही उन्होंने हमारे हालात में, लेकिन देखो दुनिया भर में आज अमेरिका में जो लोग आ रहे हैं उनमें वजीर दफा भी है, दूसरे लोग भी हैं, उनमें तबसरे हो रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जर्नैल हैं, पेट्रास है और पता नहीं कौन है, 3 जर्नैल है कि ये तो इस तरह के जर्नैल थे, और अगर ओबामा के हटाए हुए पीछे किए हुए जर्नैल थे, तो ये अगर आगे तो क्या होगा। बहरहाल दुनिया भर में असूल अपनी जगह होते हैं, कौमों की नीयतें भी होती हैं और हालात भी होते। दूसरा, मैं अमेरिका के बारे में आर्टिकल है जी कि अमेरिकाज वाइटल इंटरेस्ट्स आर एट स्टेक इन जॉर्जिया। आप कहोगे कि ये जॉर्जिया कहाँ ले आया, मैं इतने दूर का जो एक मुल्क था उसमें क्या हमारा इंटरेस्ट है कि हम इसको स्टडी करें और इसके बारे में देखें कि इसके क्या एक तरह के क्रेडेंशियल है जिसको गौर किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है जी कि जॉर्जिया और यूक्रेन, और तीसरा बेलारूस था, वो तो चलता रहा। ये 2 मुल्क थे जो कोशिश कर रहे थे कि ये भी अब वारसा पैक्ट से निकल तो जाए, नेटो का हिस्सा बन जाए। नेटो के ने अब वारसा पैक्ट के बहुत से ममालिक मशरकी यूरोप के जो थे उनको अपने मेंबर बना दिया था।
अब ये दो रियासतें ऐसी थी जो रूस अपना हिस्सा समझता था और रूस समझता था कि अगर हमारे हिस्से की रियासतों को भी अब नेटो में शामिल कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि ये इत्तेहाद हमारे खिलाफ हमारे ही मुल्क में बन जाएगा। तो बड़ा सेंसिटिव है सेंट्रल एशिया के बारे में भी और उन रियासतों के बारे में जो पहले रूस का हिस्सा। यूक्रेन में तो उसने कुछ हिस्से में फौजें भी उतारी, जहां भी फौजें मौजूद थी। इलेक्शन होते थे, पिंक रेवोल्यूशन, पता नहीं ऑरेंज रेवोल्यूशन क्या क्या नाम दिए जाते थे, जैसे हमारे यहाँ ट्रेनों के और ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन बस वगैरह चलती है, इस तरह के नाम हमने रेवोल्यूशन को दिए। उसका मतलब था जॉर्जिया जो इंक्लिनेशन जो थी वो ये थी कि वो यूरोप का हिस्सा बने और नेटो में शामिल हो जाए। रूस को ये इसरार था कि इसको हम शामिल नहीं होंगे। जैसे यूक्रेन के बारे में था, फौज अब भी 20% इलाके में उसकी मौजूद है, पूरा ज़ाहिर है रूस का हिस्सा था। तो ये टसल अब भी जारी है और अब भी वो इंटरेस्ट जो वहां पैदा हुए हैं। देखिए ना, जॉर्जिया जो है इसकी आबादी 4.9 मिलियन है, यानी 50 लाख लोग भी नहीं है, और इसके 32 लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, या कुछ कह लीजिए जहां भाग हुए अफगानिस्तान में लड़ते हुए। शहीद तो मैं नहीं कहूँगा, मुसलमान रियासत तो नहीं है वैसे भी। और कोई 81 मिलियन आबादी है उसकी जर्मनी की, उसके 52 लोग जो है मारे गए। तो मतलब ये है कि अफगानिस्तान में जंग भी लड़ रहा है और जगह भी 7 लोग नेटो में शामिल हो रहा है, लेकिन रूस इसको नेटो में शामिल होता देख नहीं सकता। अब देखिए यूरोप में पूरे में नए इत्तेहाद बनते दिखाई देते हैं। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो रूस और बरतानिया और इत्तेहादी थे जर्मन के खिलाफ। अब ये सूरत हाल है कि वो लड़ाई रूसी की बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ शुरू हो गई। अब तीसरी अलायंस बनता दिखाई देते हैं कि जो मुल्क उनसे अलग होते हैं वो किस तरह उनके साथ रहते हैं या उनके साथ जाते हैं। अब अगर हमारे खित्ते में ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, चीन और सऊदी अरब के हवाले से रीअलाइनमेंट हो रही है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, पूरी दुनिया में होती है और ये होना एक फितरी सी बात है। हमें इस मामले में कोई ज्यादा परेशानी का खतरा नहीं मोल लेना चाहिए जी। अच्छा, एक रऊफ ताज साहब ने लिखा है कि आइन के महाफिज शायद, हाँ, के वफादार जनरल को हमारा सलाम, उन्होंने भी दाद दी है रहील शरीफ को। एक बात बड़ी उन्होंने अच्छी लिखी है, उन्होंने कहा कि बड़ा लोगों ने उकसाया, बड़ा उकसाया, लेकिन रहील शरीफ भी और नवाज शरीफ ने बड़े सब्र तहम्मुल का, सब्र इस्तकामत का मुजाहरा किया। खासतौर पर रहील शरीफ के सब्र तहम्मुल की तारीफ की कि उसके बावजूद भी उन्होंने कोई बगावत नहीं की कि फौजी इनकलाब लेके नहीं आए। सन 13 के धरने से ये कहा जा रहा था कि जरनैल साहब जो हैं ये किसी वक्त भी स्टेप इन कर सकते हैं और फौज इनकलाब आ सकती है। अच्छा, एक तरफ ये इनका ये हमारा नैरेटिव है ना कि वो निकल के मोहम्मद इलियास का आर्टिकल है कि उनका ये कहना है कि इन्होंने जो एक दूसरा नैरेटिव है कि जिससे इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि एक गोली चलाए बगैर जनरल रहील शरीफ ने, फौज ने तमाम मामलात अपने हाथ में संभाल लिए हैं। तो उनका ये कहना है कि ये वो ओपन रेवोल्यूशन तो लेके नहीं आए, कू डिटा तो नहीं किया, लेकिन इनके तहत फौज ने हर चीज को संभाला। इनकी बड़ी पब्लिसिटी भी होती रही, कराची के मामलात पर भी इन्होंने कंट्रोल किया, बलूचिस्तान के मामलात पर भी कंट्रोल किया और खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने कार्रवाई की। तो इन सब जगहों पर अगर जो कार्रवाई गिनी जाए तो इसके नतीजे के तौर पर ये पॉपुलर भी हुए और फौज ने इनका इमेज बिल्ड करने के लिए बहुत काम भी किया, जिस पर मुझे एतराज रहा है। मुझे एतराज इसलिए नहीं रहा कि ये बड़े जनरल नहीं है या नहीं, मेरा एतराज ये था कि आप हमेशा ये कहते रहे हो कि फौज एक अदारा है, ये अफराद का नाम नहीं है। जब ये कहते हो तो आप जनरल कियानी के खिलाफ क्यों एक प्रोपेगेंडा में खामोश शुरू कर रखी है आपने? एक्स ISP चीफ जो थे उन्होंने ओपनली बयान दिया था। क्यों? परेशानी की बात ये नहीं थी कि ये दुरुस्त था तो गलत था, बल्कि मैंने तो एक बार कियानी की जो पॉजिटिव बात, आप कह लीजिए कियानी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बचाया, आप कह लीजिए उन्होंने जमहूरियत का दफा किया, उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया, आप कह लीजिए जी कि वो जर्नैल तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की बलूचिस्तान में, आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस की उन्होंने। हर तरह के जनरल रहील शरीफ ने तारीख में बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और ये याद भी रखा जाएगा। आप इख्तलाफात भी करते रहेंगे, उसको जिस तरह चाहे इंटरप्रेट करते रहे, बहुत अंदाज होते हैं इंटरप्रेट करने के। तो रऊफ ताहिर साहब तो आमतौर पर यह कहते हैं कि उन्होंने इस पर सब्र तबल का गुजारा किया, एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने जो हवाला दिया इलियास का, अंग्रेजी में जो आमतौर पर लिखते हैं, और उनका यह कहना यह है कि फौज ने सारे मामलात को शुरू दिन के साथ ही, धरने के साथ, उसके बाद मुशर्रफ का मामला, परवेज मुशर्रफ का मामला, दूसरे मामला, फौज ने अक्सर मामलात को अपने हाथ में ले रखा था। और ये मगरबी मीडिया भी एक लंबे अरसे से कहता है चला आया है
कि फौज ने, इकोनॉमिस्ट का पहला आर्टिकल था शरीफ वर्सेस शरीफ, कि फौज ने एक गोली चलाए बगैर बहुत से मामला पे अपना कंट्रोल संभाल लिया है। ये सारी बहसें हमारे यहाँ होती रहती हैं। और उसके आज आमिर खाकवानी ने बहुत सीधा सा एक कालम लिखा है कि ज़ाया न होने वाली बात। और एक बड़ी खूबसूरत फ़ज़ा, कॉफ़ी में जाग उठती हुई कॉफ़ी सामने पड़ी, ये बात सारी एक फ़ज़ा पैदा करने के बाद क्या है, 3 दोस्त हम बैठे थे, एक लंदन से आया था, 3-2-4 उनके भी साथी थे, गप लगा रहे थे, हालात का तबसरा कर रहे थे। तो उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह छोटे लेवल पर वो उठा मिडिल क्लास का, उसने कैसे मेहनत की, क्या किया, और अच्छी तनख्वाह जब मिलनी लगी तो उसने ये तय किया कि वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ करेगा। उन्होंने कहा हमारे घर में एक गल्ला होता था, एक डब्बा सा होता था, जब मस्जिदों में होता है, मदरसों के लिए चंदा इकट्ठे करने के लिए होता है, और बाद में लोगों ने कहा जहादी तंजीमों के लिए होता है, उसमें पैसे डाल दिए जाते थे, सदके पर कुछ वो वालदा डालती थी, और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ये सारी सूद, जो सारे हमारे कि नेकी का ये तसलसल हमेशा जिंदा रहता है, इसका तस्करा होता रहता है। तो उन्होंने उस हवाले से लिखा कि वो शख्स था कि फिर वो क्रेडिट कार्डों के चक्कर पड़ा, 1, 2, 3 कर्जे में फंस गया, किस तरह उसने अल्लाह से दुआ की कि मुझे कर्जों से निजात दिलाए, और किस तरह एक सऊदी दोस्त का फ़ोन आया तो उसने क्या कहा ना यार खाना काबा में हो, मेरी दुआ करें कर्जे ख़त्म हो जाए। और तीसरे दिन वो दोस्त ने कहा कि भाई पैसे जो है ना आप अदा करें क्रेडिट कार्डों के, उसको ख़त्म करें, और कल अब खुशगवार ज़िंदगी है और मैं चल रहा हूँ, और वही मेरा चलन है, वही मेरा तरीका है कि मैं अपनी आमदनी, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं कराची में हूँ, मुझे नादर शाह आदिल हमारे एक साथी हैं, वो याद कल परसों आए, मैंने कहा कहाँ है मालूम करो, तो उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कही मैं अपनी आमदनी का 1% हिस्सा, ज़्यादा नहीं 1% हिस्सा, यहाँ अगर तौफीक दे तो उनका कहना था आप 2% कर लीजिएगा, निकाल के अलग रख देता हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये ज़रूरतमंदों का है। आपकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपया है तो 1% तो 100 रुपया बनता है, 2% 200 रुपया बनता है, और जिसकी तनख्वाह 30,000 है वो 6,000 रुपया बन जाएगा या 300 रुपया बन जाएगा। तो इतने पैसे निकालना जरूरतमंदों के लिए मुश्किल नहीं हुआ करता। अगर आपकी तनख्वाह लाखों में है तो उस हिसाब से आप पैसे निकाल दीजिए, ये बहुत मामूली तरीन हिस्सा है। उन्होंने कहा इसके बाद मुझे कभी रिज्क की कमी नहीं हुई, पैसे की कमी नहीं हुई। वो मैं कहा करता हूं कि रिज्क और इज्जत अल्लाह के हाथ में है, तो मेरा ख्याल में जो अल्लाह की राह में कुर्बानी तो मैं कह सकता, जो अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हैं और अपने रिज्क में उनका हिस्सा भी समझते हैं कि सारा जो कुछ मुझे दिया गया है ये अमानत भी है, उन लोगों की जो जरूरतमंद है उन पे अल्लाह रिज्क के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। आमिर खाकवानी ने छोटे से मसले पर बड़ी खूबसूरती के साथ बात की है। बहरहाल मेरा ख्याल में इसी के साथ हम वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी मज़हर अब्बास साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मतलब मैं सवाल तो और भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला भी है, नए आर्मी चीफ के तकर्र का मसला भी है, लेकिन पहले मैं आपको ये उस दिलचस्प खबर के हवाले से पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन की, हमारे वजीरों की, हमारे स्पीकर की, वजीर आजम वगैरह की तनख्वाहों में इजाफा बड़ी माजरत के साथ हुआ है कि अब भी बहुत कम है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस पर क्या तबसरा है आपका? देखिए मीर साहब, एक मरतबा इसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि आपको अगर याद हो कि एक मरतबा सदर ज़ियाउल हक ने जनरल ज़ियाउल हक की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ की। बिल्कुल इसी तरीके से काबीना जो है वो अपने ही पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में इजाफा करते हैं। देखिए, इजाफा करना कोई ऐसी बात नहीं है, इजाफा होता है, जाहिर है। ये जो रीजन दिए गए वो भी जेन्युइन है, लेकिन क्या ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए महंगाई है या एक आम आदमी के लिए भी महंगाई है? तो इसी तनासुब से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं होता? इसी तनासुब से जो है ये दीगर सेक्टर्स में इजाफा क्यों नहीं होता? दूसरी बात ये कि जब आप तनख्वाहों में इजाफा करते हैं तो जरा पार्लियामेंटेरियंस की परफॉर्मेंस भी देखा करें, उनकी हाजिरी कितनी रही है। अब दो ही मिसालें सामने रख लें। वजीर आजम नवाज शरीफ कितनी मरतबा पार्लियामेंट में गए, इमरान खान कितनी मरतबा पार्लियामेंट में गए। कल ही लीडर ऑफ द अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह ने
ये कहा कि अहम मामलात पे हाउस खाली होता है, वज़रा नजर नहीं आते, हुक्मरान जमातों के MNAs नजर नहीं आते। तो जब आप तनख्वाहों में इजाफा देखें और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो हमें इजाफा ज्यादा नजर आता है और कारकर्दगी कम नजर आती है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीज होती हैं। एक जिस खासतौर पे कॉर्पोरेट कल्चर जिसकी हम बात करते हैं उसमें तो सबसे अहम बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, हाजिरी कितनी है। तो हमें उसमें बहुत ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल होती है, इसलिए इस इजाफे पे जो है इस पे रद्द-ए-अमल आता है। बाकी ये कि जाहिर है वो भी उनका राइट है, वो आते हैं लेजिस्लेशन करते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम साल भर का रिकॉर्ड देखा करें, जब तनख्वाहों में इजाफे का टाइम आता है तो फिर ये भी बताया करें कि इस साल MNAs की जो 60% हाजिरी रही, इस साल MNAs की 70% हाजिरी रही। हमें 20 से 30% से ज्यादा खास तौर पे हुक्मरान जमात के जो लोग होते हैं उनकी हाजिरी नजर नहीं आती। इसलिए इस तरह के इजाफा, और फिर एक लिमिट होती है, आप मैक्सिमम आप इजाफा करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में तो मुश्किल से 10 से 20% इजाफा होता है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के जब इजाफे की बात आती है तो 100%, 146%, 150% इजाफा, ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो वाहिद बिल होता है जो मुत्तफ़क़ा तौर पे पास होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कही जी। और सारी ये बात जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू में पहले भी अभी अपनी गुफ्तगू में बयान कर चुका हूँ कि फिर जिम्मेदारी भी दिखाएं, और ये जो आपकी कारकर्दगी है वो ठीक है, इजाफा होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी तनासब क्या हो चाहे ये दूसरी बात है। गालिबन ये भी कुछ एक तासुर है कि हमारे यहाँ पहले ये पार्लियामेंट की मेंबरी या सारी आवाम का की तरफ से नुमाइंदगी जो थी एक एजाज़ गिना जाता था और उसके बदले में जो पैसे मिलते थे उसको आज़ादिया समझा जाता था। लेकिन अब लगता है कि ये इसको अब एक सैलरी, एक जो हमारा फाइनेंशियल कल्चर है, एक ज़री निज़ाम है, उसमें एक सैलरी का तस्वर पैदा किया जा रहा है। अगर ये सैलरी है और गैर मुल्कों में, बड़े मुल्कों में गालिबन वो ज़्यादा ही हुआ करती है, तो फिर आपको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। मतलब अब्बास साहब की ये बात दुरुस्त है जी। देखिए मिर्ज़ा साहब, उसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि इसकी कोई एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए जो रिकमेंडेशंस करे इस तरह की सैलरीज इजाफा। काबीना अपनी ही लोगों में अपनी ही तनख्वाहों में इजाफा कैसे कर सकती है? मतलब मैं वजीर हूँ, मैं अपनी तनख्वाह में खुद ही इजाफा कर लेता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? तो मेरा ख्याल है इसकी कोई एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए जो परफॉर्मेंस देखे, जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस देखे। अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही ये रूलिंग दी है कि कैबिनेट की परफॉर्मेंस कितनी शर्मनाक रही है, और उन्होंने वो किया है कि ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की कि आप कैबिनेट का इजलास जो है महीनों नहीं बुलाते। तो ऐसे में आप अपनी तनख्वाह में इजाफे किस तरह जस्टिफाइड होता है जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारा जो है वो शर्मनाक करार देता है। तो मेरा ख्याल है इन चीजों को जरूर सामने रखना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप जस्टिफिकेशन दें, ये नहीं कि महंगाई हुई है, आप ये जस्टिफिकेशन दे कि हाँ फला वज़रा ने, हमारी कैबिनेट ने, हमारे MNAs ने दिन रात काम किया है, एक साल में इतनी लेजिस्लेशंस की हैं, इतनी उनकी हाजिरी रही है, तो कभी भी लोग इस पर एतराज नहीं करेंगे इस तरह के इजाफों पे। ठीक बात है। और दूसरी जो चीज़ हमारे यहाँ आजकल बहुत जिस पर तज़किरा हो रहा है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर का मामला है, ये डिले ज़्यादा कर दिया है इन्होंने यहाँ के। ये भी एक ख़ास सूरत हाल का नतीजा है कि वो डिले भी कर रहे हैं और रोज़ आ रहा है, काबीना का इजलास भी हो रहा है, आज मशवरा किया जाएगा रहील शरीफ साहब से भी। क्या क्या लगता है इस मामले में? कुछ हम खौफ का शिकार हैं, तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, या कोई हिकमत अमली का मुजाहरा कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप इसको? मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जो जनरल रहील शरीफ की तकर्रुरी का मामला आया था तो बहुत ज्यादा हाइप नहीं थी, क्योंकि एक तो ये कि इंतखाबात को ज्यादा अर्सा नहीं हुआ था, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बगैर कोई हाइप किए। शायद उस वक्त बहुत से लोगों को जनरल रहील शरीफ का नाम भी वाकिफ नहीं हो, माँ से भाई है कि उनके आर्मी के सर्कल्स में या कुछ मीडिया पर जिन लोगों के नाम आ रहे थे वो तो कोई और लोग थे। जी हाँ बिल्कुल, मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे थे और लोग थे जी। बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल है इस मरतबा इसलिए ज्यादा, दो वजह से मेरा ख्याल है ज्यादा इस पर इसकी हाइप बनी है। एक तो ये कि ऑपोजिशन की कैंपेन रही, मूवमेंट रही,
एक खास हलके ने एक कैंपेन बिल्ड की कि जी जनरल राही शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन जनरल हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान को बचाएं। इस तरह की कैंपेन चला के एक गलत परसेप्शन बिल्ड किया गया। इस हवाले से जनरल राही शरीफ यकीनन पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन जनरल जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको सियासत में घसीटना चाहते थे, जिससे उन्होंने दूर रह के मेरा ख्याल है ज्यादा नाम कमाया है और ज्यादा नाम कमाएंगे उससे। और उन्होंने वक्त पर अपने रिटायरमेंट का फैसला करके एक तारीख रकम की और बहुत सौ के लिए सबक भी दिया है। मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सिर्फ ये कि ज़ाहिर 3 जो सीनियर मोस्ट हैं उनके बारे में फैसला करना है कि चेयरमैन किसे बनाया जाए। हालांकि ये भी मेरा ख्याल है सोचने की बात है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ठीक बात माजी में मुख्तलिफ फोर्सेस से भी रहे हैं, एयरफोर्स से भी रहे हैं, नेवी से रहे हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ के पीरियड में ये रवायत खत्म कर दी गई और आर्मी से ही चेयरमैन भी होता है और आर्मी से ही जो है आर्मी चीफ बनता है, चेयरमैन भी आर्मी से ही लिया जाता है। तो अभी भी इम्कान इसी चीज का है कि गालिबन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी आर्मी से ही होगा। तो ये मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता, मासिवा इसके कि 3 टॉप मोस्ट जनरल हैं, उनमें से कम जो 2 सीनियर मोस्ट हैं वो उनकी और मेरिट और उससे इख्तलाफात मुझे बिल्कुल भी नहीं नजर आते। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफ राय इस पर होगा। सिर्फ ये कि चॉइस ऑफ द चीफ और चॉइस ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ, इस पर थोड़ी सी बहस जरूर हो रही होगी, आपस में तबादला ख्याल जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये कोई इख्तलाफ का बायस मुझे नहीं लगता कि बनने जा रहा है। अच्छा, ये बात आप दुरुस्त कहते हैं कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जिसको मुख्तलिफ सर्विस से लिया जाता था, नेवी से भी, एयरफोर्स से भी, अब रवायत हो गई है कि सिर्फ आर्मी से, लेकिन ये बिल्कुल सेरेमोनियल पोस्ट बन के नहीं रह गई। जब इसको बनाया गया था इस पोस्ट को तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ और था कि एक तरह का वो ऐसा शख्स होगा जो तीनों फोर्सेज में कोऑर्डिनेशन करेगा, शायद सबका कमांडर हो, एक तरह का कमांडर इन चीफ हो। लेकिन इसको तो हमने बना दिया है कि जिस जनरल को हमने इस पोस्ट पर भेज दिया, सीनियर मोस्ट बेचारा अगर हम उससे फारिग करना चाहते हैं तो उसको चेयरमैन बना दिया, और नेक्स्ट जिसको हम पसंद करते होंगे दूसरा नहीं तीसरा चौथा नंबर उसको हम पोस्ट पे ले आए। तो इस मामले पे उस पोस्ट के हवाले से भी कुछ रीथिंकिंग नहीं होनी चाहिए जी? बिल्कुल होनी चाहिए, रीथिंकिंग भी होनी चाहिए और मेरा ख्याल है रोटेशन भी होना चाहिए। और जब रोटेशन होगा तो इससे जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, उनके अंदर भी एक एतमाद भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन की जो पोजीशन है उसको भी पावरफुल होना चाहिए। जनरल कियानी के दौर में इस तरह के किसी फॉर्मूले पे कुछ काम हुआ था, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि जब आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाते हैं तो उसकी पोजीशन एक ताकतवर चेयरमैन के तौर पे होनी चाहिए, और जो इसका कॉन्सेप्ट था मेरा ख्याल है उसे बहाल होना चाहिए। बिल्कुल दोस्त बात है। बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, आपने बहुत हमारी इन मसाइल पर, नाजुक मसाइल पर हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आपका जी।